हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने वाले हैं औसत चाल एवं औसत वेग, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी को। कक्षा 9 विज्ञान में ये वो टॉपिक है जहां से आपके न्यूमेरिकल की शुरुआत होती है। बहुत शांत दिमाग और इत्मीनान से नोट्स बनाना चालू करो। एक एक टॉपिक को डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले बारी है औसत चाल की। इसकी परिभाषा क्या होगी? औसत चाल को हम बोल सकते हैं कुल दूरी बटे कुल लिया गया समय। कुल दूरी बटे कुल लिया गया समय, यह सूत्र होता है। इसका मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड होता है और यह एक अदिश राशि है। अदिश राशि होने का मतलब यह हमेशा कैसा होगा? औसत चाल हमेशा धनात्मक होगी, क्योंकि यह एक अदिश राशि है। यह सिर्फ परिमाण मैग्नीट्यूड पर निर्भर करती है, दिशा परिवर्तन से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना? अगर इतना लिख लिया तो इसका एक उदाहरण ले लेता हूं मैं छोटा सा। मान लीजिए आप 150 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। आप ए से लेके बी जाते हैं, 150 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं और अगर आपने इसमें 2 घंटे का समय लिया है, आपने 150 किलोमीटर की दूरी तय करी और आपने 2 घंटे का समय लिया, तो मैं कहूंगा आपकी एवरेज स्पीड, औसत चाल क्या होगी? कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितनी है? 150 किलोमीटर। कुल समय कितना लिया? 2 घंटे, मतलब 75 किलोमीटर प्रति घंटा। 75 किलोमीटर पर आवर आपकी एवरेज स्पीड औसत चाल थी। आपने 1 घंटे में कितना चला होगा? 75 किलोमीटर चला होगा। यह आपकी औसत चाल बताती है। ठीक है बेटा, तो औसत चाल लिख लिया। कुल तय की गई दूरी बटे कुल समय को हम औसत चाल कहते हैं। ठीक है, अब बारी आती है एवरेज वेलोसिटी की। तो एवरेज वेलोसिटी यानी कि एवरेज औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी के 2 केस होते हैं। पहला केस, यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसमें 2 सूत्र चलते हैं। औसत वेग में 2 सूत्र चलते हैं, एवरेज वेलोसिटी में 2 फॉर्मूले। पहला केस होगा जब वेग परिवर्तन की दर एक समान हो। जब वेग परिवर्तन की दर एक समान हो, तब आपका औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? इसका मतलब क्या है? जब वेग परिवर्तन की दर एक समान हो। पहले वेग 10 था, फिर 20 हो गया, फिर 30 हो गया, फिर 40 हो गया, फिर 50 हो गया, फिर 60 हो गया। हर समय वेग परिवर्तित तो हो रहा है, हर समय वेग परिवर्तित तो हो रहा है, पर वेग परिवर्तन की दर जो है वो एक समान है। हर सेकंड में वेग कितना बढ़ा? 10-10 बढ़ता चला गया। इसे कहते हैं जब वेग परिवर्तन की दर एक समान हो। इस समय पे एवरेज वेलोसिटी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं वी एवरेज। एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग का सूत्र होगा v + u डिवाइडेड बाय 2, मतलब अंतिम वेग धन प्रारंभिक वेग बटे 2। अंतिम वेग धन प्रारंभिक वेग बटे 2। इस सूत्र के हिसाब से अगर आपको इसका एवरेज वेलोसिटी निकालना है, मान लो इसका कि पहले वेलोसिटी 10 थी, फिर 20 हो गई, फिर 30 हो गई, फिर 40 हो गई, फिर 50 हो गई। हर समय जो वेग है वो एक समान दर से बढ़ रहा है, 10-10 के अंतर से बढ़ रहा है। तो इस केस में एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? इस केस में एवरेज वेलोसिटी होगी, मान लो अंतिम वेग क्या है? 50, प्रारंभिक वेग क्या है? 10 बटे 2। 50 धन 10, 60 बटे 2, यह आ गया 30। मान लो इसका मात्रक रहा हो किलोमीटर पर आवर, मात्रक रहा हो किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड भी हो सकता है। तो यह होता है बेटा औसत वेग का पहला केस, कि जब वेग परिवर्तन की दर एक समान हो उस समय एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग का सूत्र यह होता है। अब इसमें पढ़ लेते हैं केस 2, जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं इसको, क्योंकि अगला लेक्चर इसमें अपना न्यूमेरिकल का रहने वाला है। सूत्र आज क्लियर कर ले रहे हैं, परिभाषा आज क्लियर कर ले रहे हैं। इसके कुछ मुख्य बिंदु हैं जो सीधे सीधे परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न एमसीक्यू के रूप में आते हैं। ठीक है ना? तो उसको भी याद कर लेंगे। केस 2 होता है, इसमें केस 2 होता है जब वेग परिवर्तन की दर असमान हो। जब वेग परिवर्तन की दर असमान हो, एक जैसी ना हो। वेग परिवर्तन की दर असमान हो। पहले वेग 10 था, फिर 30 हो गया, फिर 50 हो गया, फिर 60 हो गया, फिर 40 हो गया, फिर 80 हो गया। तो मतलब जो वेग है वो एक समान गति से नहीं बढ़ रहा। पहले 20 का अंतर था, फिर 10 का अंतर आया, फिर 20 का अंतर हो गया, फिर 40 का अंतर आ गया। तो जो वेग परिवर्तन की दर है वो असमान है। इस स्थिति में एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला बन के आता है। इस स्थिति में औसत वेग का सूत्र होता है कुल विस्थापन बटे
कुल लिया गया समय, कुल विस्थापन बटे कुल लिया गया समय ही औसत वेग का सूत्र होता है। इसका मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड है। ये एक सदिश राशि है, ये एक सदिश राशि है, इसलिए धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। धनात्मक तो समझ में आ रहा है, ऋणात्मक कैसे होगा वो भी समझाएंगे। ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। ये होता है अपना औसत वेग। औसत वेग का पहला केस क्या था? जब वेग परिवर्तन की दर एक समान हो तो v प्लस यू डिवाइडेड बाय 2, अंतिम वेग धन प्रारंभिक वेग बटे 2। और जब वेग परिवर्तन की दर असमान है, एक जैसी नहीं है, तब होता है एवरेज वेलोसिटी। औसत वेग का सूत्र कुल विस्थापन बटे कुल लिया गया समय, इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। यह सदिश राशि है, इसलिए धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। सदिश वो होते हैं जो परिमाण पे भी निर्भर करते हैं, मैग्नीट्यूड पे निर्भर करते हैं तथा दिशा पे भी निर्भर करते हैं। ठीक है ना। अब एक उदाहरण से समझ लेते हैं अपन औसत चाल और औसत वेग के कुछ मुख्य बिंदु अपन एक उदाहरण की मदद से समझ लेते हैं कि क्या होता है। ठीक है ना। एक सिंपल सा उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए ये उदाहरण ले लिया मैंने, एक कार है वो ए से बी जा रही है। मान लीजिए उसने 150 किलोमीटर का रास्ता, फिर वही एग्जाम्पल, 2 घंटे में तय किया। तो बताइए इसमें औसत चाल क्या होगी? तो औसत चाल का सूत्र क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय। तो यहां से लेके यहां तक गया है तो कुल दूरी हो गई 150 किलोमीटर और कुल समय कितना है? 2। हल करा तो आ गई 75 किलोमीटर पर आवर। यह आपका औसत चाल था। इस स्थिति में औसत वेग क्या होगा? औसत वेग क्या होता है? कुल विस्थापन बटे कुल समय। वस्तु यहां से गई है यहां तक, ये उसका प्रारंभिक बिंदु है, ये अंतिम बिंदु है। और प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी को अपन क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को अपन क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। तो इस स्थिति में विस्थापन अभी कितना है? 150 किलोमीटर विस्थापन है। समय कितना लगा? 2। तो औसत वेग भी आपका कितना आ गया? 75 किलोमीटर प्रति घंटा, 75 किलोमीटर पर आवर। इससे आज हम एक बात सीख गए, आप इसको नोट डाउन करेंगे, इसको नोट डाउन करेंगे। ये एमसीक्यू में पूछ सकता है कि जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गति करती है, जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गति करती है बिना दिशा को परिवर्तित करे, जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गति करती है बिना दिशा को परिवर्तित करे, तो उसकी औसत चाल औसत वेग के बराबर होती है। तो उसकी औसत चाल औसत वेग के बराबर होती है। यदि कोई वस्तु सीधी रेखा में गति करती है बिना दिशा को परिवर्तित करे तो औसत चाल औसत वेग के बराबर होती है। बाकी हर स्थिति में, बाकी हर परिस्थिति में औसत चाल औसत वेग से बड़ी होती है। बाकी हर परिस्थिति में औसत चाल औसत वेग से बड़ी होती है। तो हमारा एमसीक्यू तैयार हो गया। कभी कोई पूछ ले कि औसत चाल और औसत वेग का अनुपात क्या होगा, औसत चाल और औसत वेग का अनुपात क्या होगा, तो ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। ग्रेटर कब होता है? हर स्थिति में होता है। औसत चाल हर स्थिति में औसत वेग से बड़ी होती है, सिर्फ एक परिस्थिति में बराबर होती है, और वो कब होती है? जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गति करती है बिना दिशा परिवर्तित करे, तब औसत चाल और औसत वेग का जो अनुपात है वो 1 आएगा। बाकी हर परिस्थिति में 1 से ज्यादा आएगा। तो लिख लीजिए। तो इसका उल्टा भी पूछ सकता है वो कि भैया औसत वेग बटे औसत चाल का अनुपात बताओ। अगर ये उल्टा भी पूछ सकता है औसत वेग बटे औसत चाल का अनुपात बताओ, तो ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 1। ये दोनों पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए, एमसीक्यू में पूछ सकता है कि औसत चाल बटे औसत वेग का जो अनुपात है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और औसत वेग बटे औसत चाल का जो अनुपात है वो लेस देन इक्वल टू 1। अब इसी न्यूमेरिकल की कहानी को आगे बढ़ाते हैं, इसी न्यूमेरिकल की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इस न्यूमेरिकल में अभी अपन ने सीधी रेखा में गए थे। अब मैं इसको देखता हूं, सुनो। एक कार है, वो ए से बी गई 150 किलोमीटर 2 घंटे में। उसके बाद वो बी से ए आई है, फिर वापस आते समय उसने 3 घंटे का समय लिया। वो गई थी 2 घंटे में, 2 घंटे में ए से बी गई, वापस आई है बी से ए 3 घंटे में। अब बताइए एवरेज स्पीड क्या होगी? एवरेज स्पीड क्या होती? कुल दूरी बटे कुल समय। 150 किलोमीटर गए थे, वापस भी कितना आए हो? 150 किलोमीटर। जाते समय कितना समय लगा था? 2 घंटे। आते समय कितना समय लगा है? 3 घंटे। अब आपकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? 300 बटे 5, कितना आ गया? 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी औसत चाल है। इस केस में औसत वेग क्या होगा? औसत वेग क्या होता है बेटा? कुल विस्थापन बटे कुल समय। आपने ए से चलना चालू करा था, वापस आप ए पे आ गए।
आप जिस बिंदु से चलना प्रारंभ करे थे आप उसी बिंदु पे आ गए। आपका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु समान हो चुके हैं। आप जिस बिंदु से चलना चालू करे थे उसी बिंदु पे वापस आ गए। इस परिस्थिति में वस्तु का विस्थापन, कार का विस्थापन क्या होगा? शून्य होगा। कार का विस्थापन शून्य होगा। समय तो हम पूरा का पूरा लेंगे, 2 घंटे, आने में 3 घंटे, और 0/5 होता है शून्य। मतलब आप जिस बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं उसी बिंदु पे वापस पुनः आ जाएं, उस स्थिति में आपका औसत वेग शून्य हो जाता है। उस परिस्थिति में औसत वेग शून्य हो जाता है। अब आपको समझ में भी आ गया होगा कि औसत वेग ऋणात्मक कब होगा? जब आप अपने प्रारंभिक बिंदु से विपरीत दिशा में निकल जाएं। जब आप, ये रहा आपका प्रारंभिक बिंदु, जब आप अपने प्रारंभिक बिंदु से इस दिशा में निकल जाते हैं तो आपका विस्थापन भी नेगेटिव होता है, आपका वेग भी नेगेटिव होता है, और आपका औसत वेग भी ऋणात्मक हो जाता है। आपका विस्थापन भी ऋणात्मक होता है, आपका वेग भी ऋणात्मक होता है, आपका त्वरण भी ऋणात्मक होता है, और आपका औसत वेग भी ऋणात्मक होता है यदि आप अपने प्रारंभिक बिंदु से विपरीत दिशा में चले जाते हैं। प्रारंभिक बिंदु से विपरीत दिशा में जाने लगोगे तो ये सब ऋणात्मक हो जाता है। और ऋणात्मक चिन्ह सिर्फ ये बताएगा, ऋणात्मक चिन्ह सिर्फ इस बात का घोतक है, ऋणात्मक चिन्ह सिर्फ ये बताता है कि आप चल तो रहे हैं पर आपके चलने की दिशा आपकी विपरीत है, क्योंकि आप इस तरफ जा रहे थे पहले, आपने अपनी दिशा को परिवर्तित कर लिया है, इसलिए आपका परिमाण जो है, आपका जो मैग्नीट्यूड है वो नेगेटिव हो गया है, वो ऋणात्मक हो गया है। तो ये था बेटा औसत चाल एवं औसत वेग। अगले लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे डिटेल में, जिससे इस लेक्चर को और अच्छे से समझा जाए। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।